वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 141 शैतान। अब तक सफेद सांप ने बेला के पैरों की तरफ अपना फन झुकाया, तभी अचानक एक कीमती लेदर शू आया और उसने सफेद सांप के पूंछ पर लात रख दिया। छोटा सफेद सांप दर्द से तिलमिला उठा। कोई निर्दयी इंसान बड़ी ही बेरहमी से उसकी पूंछ मसल रहा था। अब आगे बेला ने अपने सामने खड़े इंसान को देखा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ चुकी थी। बेला ने मुस्कुराते हुए कहा, कार्तिक, तुम वापस आ गए। आज तुम्हें सच में बहुत लेट हो गया। 1 बजने वाले हैं। जाओ, फ्रेश हो जाओ। मैं सर्वेंट को कहकर तुम्हारे लिए डिनर रेडी करवाती हूं। बेला की बात सुनकर कार्तिक उसकी तरफ हल्का झुका और उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोला, ओके। सफेद सांप अब भी कार्तिक के जूते के नीचे दबा छटपटा रहा था, छूटने के लिए स्ट्रगल कर रहा, मगर उसके किसी भी एक्शन का कार्तिक पर असर नहीं हो रहा था। बेला ने कहा, अब हटो मेरे सामने से, उठना है मुझे। कार्तिक नहीं हटा। उसने आंख के कोने से सफेद सांप को देखा, जो दर्द से छटपटा रहा था। कार्तिक ने बेला के बाल कान के पीछे करते हुए पूछा, तुमने ये बुक पूरा पढ़ लिया? नहीं, थोड़ी देर पहले ही पढ़ना स्टार्ट किया है। अभी तो 27वें पेज पर ही हूं। बेला ने कहा, जिसे सुनकर कार्तिक बोला, आराम से पढ़ो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तुम्हारे पास पूरे 5 दिन है। 5 दिन? 5 दिन ही क्यों? 5 दिन बाद क्या होने वाला है? मैं कहीं जाने वाला हूं वाइफी। हाँ, तुम कहीं जाने वाले हो, रे ने बताया मुझे। वैसे कहां जाने वाले हो तुम? वो भी 1 महीने के लिए। वापस आकर अच्छे से बताऊंगा। भूख लगी है तुम्हें? ऑफ कोर्स लगी है। 9 बजे ही डिनर किया था मैंने, भूख तो लगेगी ना। बेला ने आराम से कार्तिक का टाई निकाला, जाओ तुम जल्दी से चेंज कर लो, मुझसे अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। बेला की बात सुनकर कार्तिक ने एक तेज प्रेस के बाद अपना जूता हल्का ऊपर उठा लिया। आजादी मिलते ही सफेद सांप गिरते पड़ते और लंगड़ाते हुए वहां से भाग गया। उसकी सफेद पूंछ लाल हो चुकी थी। कार्तिक ने बेला के गाल पर हल्का किस किया और फिर अपना ओवरकोट निकालते हुए वो चेंज करने अपने बेडरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद कार्तिक डाइनिंग एरिया में आया। कैजुअल सफेद टी शर्ट और लोअर में भी कार्तिक बेहद ही स्टनिंग दिख रहा था। ऊपर से उसके माथे पर बिखरे बाल उसे ऐसा बना रहे थे जिसकी कोई तुलना ना हो। कार्तिक ने अपनी चेयर पर बैठते हुए बेला को देखा, जिसने कब का खाना शुरू कर दिया था। फिलहाल उसका मुंह पूरी तरह खाना से भरा हुआ था, मानो कोई उसका खाना छीन लेगा। बेला ने जल्दी से अपना मुंह खाली किया और कहा, आई एम सॉरी, मुझे बहुत भूख लग गई थी, इसीलिए मैंने खाना शुरू कर दिया। नो प्रॉब्लम वाइफी, आराम से खाओ, कोई तुमसे तुम्हारा खाना छीन नहीं रहा है, कार्तिक ने जवाब में कहा। कार्तिक की बात सुनकर बेला बोली, मैं छीनने भी नहीं दूंगी। कार्तिक ने सिर हिला दिया। उसकी वाइफ के लिए खाना इमोशन की तरह था। वो जितनी फूडी थी, उसका अपीटाइट भी उतना ही हाई था। 10 लोग के बराबर खाना वो आराम से 1 दिन और रात में खा जाया करती थी। नॉर्मल लड़कियों की तरह सजने संवरने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी।
उसे बस अच्छे खाने में दिलचस्पी थी। डिनर के बाद बेला ने कहा, कार्तिक चलो गार्डन में थोड़ा वॉक करते हैं। बहुत खा लिया मैंने, अगर ऐसे ही जाकर सो जाऊंगी तो पक्का मेरा पेट निकल जाएगा। बेला की बात सुनकर कार्तिक ने टिश्यू से अपना मुंह क्लीन करते हुए बेला को देखा, जो उसका बाजू पकड़े हुए थी। कार्तिक ने कहा, वाइफी बाहर स्नोफॉल हो रही है, अबे बाहर वॉक करना ठीक नहीं होगा, टेम्परेचर भी बहुत डाउन है। कार्तिक की बात सुनकर बेला ने निराशा हो गई। स्नोफॉल, ये स्नोफॉल फिर से स्टार्ट हो गया। अच्छा चलो हम कॉरिडोर में ही थोड़ा वॉक कर लेंगे। कार्तिक ने इसके लिए मना नहीं किया। उसने बेला के हाथ से अपना हाथ इंटरवेंट किया, जो बेहद ही नाजुक और कार्तिक के मुकाबले छोटे थे। कार्तिक और बेला आपस में बातें करते हुए धीरे धीरे पैलेस के कॉरिडोर में ही वॉक करने लगे, जो कि किसी हाईवे इतना लंबा और चौड़ा था। बेला ने पूछा, कार्तिक रॉयल एकेडमी की नई ब्रांच यहाँ खुल चुकी है ना? समय का एडमिशन कब कराने का सोचा है तुमने? उसकी स्टडी स्टार्ट करनी जरूरी है। ऑलरेडी वो 13 साल का हो चुका है और साम्राज्य हमारी दुनिया से बहुत अलग है। वहाँ की एकेडमिक्स क्राइटेरिया भी बहुत अलग है। उसके हिसाब से अगर समय रहा तो उसे हमारी दुनिया में सर्वाइव करने में बहुत दिक्कत होगी। कार्तिक ने जवाब में कहा, मैंने प्रिंसिपल से बात कर लिया है वाइफी, कल उसका एडमिशन हो जाएगा, मगर रॉयल एकेडमी में नहीं, रॉयल स्कूल में। स्पेशल टीचर्स उसे वहां ट्रेन करेंगे। उसके बाद अगर उसने एंट्रेंस क्लियर किया तो उसे रॉयल एकेडमी में एडमिशन मिलेगा, वरना नहीं। बेला ने सहमति में सिर हिला दिया, हाँ यही सही भी होगा। रॉयल स्कूल रॉयल एकेडमी का ही एक पार्ट था। वहां उन बच्चों को ट्रेन किया जाता था जिन्हें कुछ ना आता हो, और फिलहाल इस दुनिया में समय को वाकई कुछ नहीं आता था। उसकी एजुकेशन साम्राज्य के हिसाब से टॉप लेवल की थी, मगर यहाँ उस एजुकेशन का कोई काम नहीं था। थोड़ी देर वॉक करने के बाद बेला और कार्तिक वापस अपने बेडरूम में आ गए। रात के 2 बज चुके थे। बेला ने अपना मफलर निकालते हुए कहा, बहुत रात हो गई। गुड नाइट कार्तिक, जा रही हूं मैं सोने। कार्तिक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना टी शर्ट निकालकर काउच पर फेंक दिया और बगैर वार्निंग बेला को बेड पर धक्का दे दिया। बेला पीठ के बल बेड पर जा गिरी। उसने हैरान नजरों से कार्तिक के देखा, जिसके इरादे उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे। बेला ने अपना राल निगलते हुए पूछा, क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम कार्तिक? कार्तिक ने अपना कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यू चूज समय ओवर मी वाइफी। क्या तुम्हें नहीं लगता इसके लिए तुम्हें पछतावा महसूस करना चाहिए? बेला ने ठंडी आह भरते हुए अपनी बंद कर ली। इस आदमी को अब तक सब कुछ याद था। बेला ने कहा, वो हमारा बेटा है कार्तिक, क्या हो गया अगर? कार्तिक ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, आई डोंट केयर वाइफी, अगर वो हमारा बेटा है तब भी तुम्हें उसे मेरे ऊपर चुनने की इजाजत नहीं है। तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले मैं होना चाहिए हूँ। कार्तिक की बातें सुनकर बेला शब्दहीन हो गई। उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं जुट रहे थे। बेला ने गहरी सांस लेकर कहा, कार्तिक मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले तुम ही हो। यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल एंड प्रेशियस पर्सन ऑफ माई लाइफ, यू आर लाइक ऑक्सीजन टू मी कार्तिक। बेला की आखिर बात सुनते ही कार्तिक के होठों के कोने हल्के मुड़ गए। वो जानता था बेला उसे मक्खन लगाने की कोशिश कर रही है, मगर बेला के शब्दों से उसे सच में खुशी हो रही थी। सब कुछ जानने के बाद भी उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई थी, भले ही उस मुस्कान में शैतानियत भरी हुई हो। कार्तिक ने बेला के थाई पर हाथ रखा और अपने करीब खींचते हुए कहा, इफ आई एम योर ऑक्सीजन देन लेट मी लीव यू ब्रेथलेस एंड सोरिंग वाइफी। बेला जवाब में कुछ नहीं बोल पाए, हालांकि उसके गाल, कान और नाक सुर्ख लाल जरूर हो चुके थे। कार्तिक बेला के पैरों के बीच खड़ा था। जितनी इंटेंस उसकी नजरें थी, उतनी ही इंटेंस उसकी पोजीशन भी थी। अचानक रूम में एक छर्रे की तेज आवाज हुई और अगले ही पल कार्तिक ने बेला का शर्ट फाड़कर जमीन पर फेंक दिया। बेला खुद में सिमट गई। उसकी ऊपर बॉडी ऑलमोस्ट विजिबल होने लगी थी। कार्तिक ने बेला की आंखों में देखते हुए उसके गर्दन को छुआ और फिर वो अपना हाथ नीचे की तरफ बढ़ने लगा। उसकी हर एक मूवमेंट बेहद ही प्लेफुल और सेडिक्टिव थी। बेला ने जोर से अपना आंखें मिच ली। उसकी सांसें भारी होने लगी थी। कार्तिक की उंगली बेला के बॉटम के बटन पर आकार रुका। उसने कुछ पल बेला के पेट को सहलाया और फिर वो धीरे धीरे कर बॉटम का बटन और जिप खोलने लगा। बेला ने बेडशीट को मुट्ठियों में भर लिया। उसे अपना चेहरा जलता हुआ महसूस होने लगा था। कार्तिक ने अचानक बेला का बॉटम भी फाड़कर नीचे फेंक दिया। बेला की आंखें एकदम से खुल गई। कार्तिक के एक्शन उसे किसी खतरे के आगमन की तरह लग रहा था।
कार्तिक ने झुककर बेला के होठों को अपने मुंह में भर लिया और उससे पैशनेटली किस करने लगा। बेला की आंखें दोबारा बंद हो गई। उसके दोनों हाथ कार्तिक के गर्दन में जा लिपटे थे। किस के दौरान ही कार्तिक पूरी तरह बेला के ऊपर बेड पर आ चुका था। उसने अपना आधा से ज्यादा बॉडी वेट बेला के ऊपर छोड़ रखा था, जिसकी वजह से बेला उसके 8 पैक एब्स का हर एक कट अपनी स्किन पर साफ साफ महसूस कर पा रही थी। बेला जब पूरी तरह ब्रेथलेस हो गई, तब कार्तिक उसकी नेक और कॉलर बोन पर किस करने लगा। इसी बीच उसने बेला और अपने बाकी कपड़े भी निकाल कर रूम के कोने में फेंक दिया और ब्लैंकेट से खुद को और बेला को कवर कर लिया। बाहर तेज बर्फबारी हो रही थी, मगर उनके कमरे का तापमान ज्वालामुखी के समान हो चुका था। कार्तिक ने बेला की दोनों कलाई पकड़ बेड पर प्रेस किया और अगले ही पल बेला ने जोर से अपनी आंखें और मुट्ठियां भींच ली। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। तकरीबन 2.5 घंटे बाद कार्तिक अपने पैंट का बटन लगाते हुए बेला को देख रहा था, जो मून के बल बेड पर लेटी हुई थी। ऐसा लग रहा था किसी ड्रागुला ने उसकी सारी एनर्जी चूस लिया हो। बेला बस हल्की अधखुली आंखों से कार्तिक को देख रही थी, जो अब पहले से ज्यादा एनर्जेटिक लग रहा था। बेला ने धीमे स्वर में पूछा, तुम इंसान ही हो ना कार्तिक? कहां से आता है तुम में इतना एनर्जी? इतना सब करने के बाद भी तुम इतने आराम से खड़े हो और मुझ में उंगली हिलाने तक की ताकत नहीं बची है। बेला की बात सुनकर कार्तिक उसकी तरफ हल्का झुका। उसके हैंडसम चेहरे पर संतुष्टि के भाव नजर आ रहे थे। कार्तिक ने बेला के फोरहेड पर किस करते हुए कहा, तुम जो समझो मैं वो बन जाऊंगा वाइफी। इंसान समझो तो इंसान और शैतान समझो तो शैतान। तुम शैतान ही हो। बेला धीरे से फुसफुसाए और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थकान और नींद उसके ऊपर हावी होने लगा था। कार्तिक ने नाइट स्टैंड से सिगार और लाइटर उठाया, फिर वो बालकनी में चला आया। बाहर चारों तरफ दूर दूर तक सन्नाटा और अंधेरा था। स्नोफॉल अब भी रुकी नहीं था। आसपास का वातावरण बेहद ही ठंडा था, मगर शर्टलेस होने के बावजूद कार्तिक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कार्तिक ने अपने होठों के बीच सिगार दबाया, जिसे देखकर ही उसकी ऊंची कीमत और क्वालिटी का पता चल रहा था। कार्तिक ने सिगार जलाया और फिर सिगार का लंबा लंबा कस भरते हुए वो अंधकार में ना जाने क्या ढूंढने लगा। अचानक कार्तिक के बगल में कुछ हलचल हुई और एक काले पोशाक वाला आदमी ना जाने कहां से वहां प्रकट हो गया, जिसके आसपास अजीब सी काली धुंध फैली हुई थी। कार्तिक ने उस आदमी की तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई। वो आराम से सिगार के कस भरते हुए खालीपन में देख रहा था। आदमी एक घुटने पर बैठकर बोला, मेरे मालिक, साम्राज्य से जुड़ी एक नई खबर सामने आई है। कार्तिक ने उस इंसान की तरफ देखा, जिसका नाम सूर्यांश था। कार्तिक ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस इशारे से सूर्यांश को आगे बोलने के लिए कहा। सूर्यांश सिर झुकाए हुए बोला, मेरे मालिक, परितोष को ट्रेजर्स के बारे में पता चल चुका है। आज एक लड़का भी परितोष से मिलने आया था, जिसका नाम अंगद है, महाराज पुष्पक का बड़ा बेटा। साथ मिलकर वो लोग ट्रेजर हासिल करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें वो लोग मालकिन की दादी माँ का उपयोग करना चाहता है। हालांकि मालकिन की दादी माँ ने इस चीज के लिए मना कर दिया था, मगर मुझे संदेह है अंगद और परितोष मालकिन की दादी माँ का उपयोग करेंगे। सूर्यांश की पूरी बात सुनने के बाद भी कार्तिक के भावहीन चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया। उसने आराम से पूछा, और कुछ नया? सूर्यांश जवाब में बोला, मेरे मालिक, देवता के आगमन को लेकर साम्राज्य और पर्ल आइलैंड के लोग कुछ ज्यादा ही उत्सुक हैं। हर कोई देवता के आने का इंतजार कर रहा है। कार्तिक ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। उसने उंगली के इशारे से सूर्यांश को कुछ कहा, जिसे समझते हुए सूर्यांश उठकर 2 कदम पीछे हटा और देखते ही देखते काले धुएं में बदलकर कहीं गायब हो गया। कार्तिक! अचानक बेला की चीख कार्तिक के कान में पड़ी, जिसे सुनकर कार्तिक का हैंडसम चेहरा काला पड़ गया। साम्राज्य! अंगद की बात सुनकर परितोष हैरान हो गया। उसे अंगद से ऐसे किसी सलाह की उम्मीद नहीं थी। परितोष बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गुरु माँ ने पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हम उन्हें ये सब करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। ये गलत है। परितोष की बात सुनकर अंगद ने कहा, सम्राट, कुछ गलत नहीं है इसमें। गलत तो तब होगा जब देवता हमसे अपनी धरोहर मांगेंगे और हम उन्हें वो नहीं दे पाएंगे। जरा सोचिए, देवता तब क्या करेंगे? वो कितने क्रोधित होंगे। हमारे साथ साथ वो इस पूरी धरती को तहस नहस कर देंगे। सम्राट, हम जो कर रहे हैं सबकी भलाई के लिए कर रहे हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अंगद की बात सुनकर परितोष सोच में पड़ गया। आखिर अंगद सच कह रहा था।
हालांकि दादी माँ के बारे में सोचकर परितोष को अब भी हिचक हो रही थी। परितोष ने गहरी सांस लेकर कहा, 1 मिनट के लिए अगर हम आपकी बात मान भी ले अंगद, तो गुरु माँ राजी नहीं होंगी। उन्होंने पहले ही कह दिया है कि वो ये काम नहीं करेगी। परितोष की बात सुनकर अंगद ने उससे आश्वस्त करते हुए कहा, गुरु माँ को आप मुझ पर छोड़ दीजिए सम्राट, मैं देख लूंगा उन्हें कैसे राजी करना है और कैसे नहीं। आप बस मेरे लिए कुछ इंतजाम कीजिए, जिसकी मुझे थोड़ी देर में जरूरत पड़ेगी। परितोष को नहीं पता था अंगद क्या कारण चाहता है, मगर उसे अंगद पर पूरा भरोसा था। आखिर अंगद उसके सबसे अच्छे दोस्त का बेटा था। भरोसा कैसे ना होता। थोड़ी देर बाद अंगद और परितोष उस हॉल में आए, जहां ज्ञानेश्वर और दादी मां बैठे हुए थे। अंगद पहले अपना परिचय दिया, फिर वो परितोष के साथ बैठ गया। नौकर वहां ड्रिंक्स लेकर आए। सब कोई ड्रिंक्स लेकर आपस में बातें करने लगे। इसी बीच अचानक दादी माँ के हाथ में प्याला नीचे गिर गया और दादी माँ बेहोश होकर काउच पर झूल गई, जिसे देखकर अंगद के होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। आखिर उसका मकसद पूरा होने वाला था। आगे क्या होगा? क्या है अंगद का मकसद? क्या हुआ है दादी माँ को? जानने के लिए टू बी कंटिन्यू। च 142 सच का खुलासा। अब तक। थोड़ी देर बाद अंगद और परितोष उस हॉल में आए, जहां ज्ञानेश्वर और दादी माँ बैठे हुए थे। अंगद पहले अपना परिचय दिया, फिर वो परितोष के साथ बैठ गया। अब आगे नौकर वहां ड्रिंक्स लेकर आए। सब कोई ड्रिंक्स लेकर आपस में बातें करने लगे। इसी बीच अचानक दादी माँ के हाथ में प्याला नीचे गिर गया और दादी माँ बेहोश होकर काउच पर झूल गई, जिसे देखकर अंगद के होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। आखिर उसका मकसद पूरा होने वाला था। ज्ञानेश्वर ने बेहोश दादी माँ को देखा। चिंता उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। ज्ञानेश्वर ने कहा, गुरु माँ, ये क्या हुआ है आपको? सम्राट, कुछ कीजिए। गुरु माँ बेहोश हो गई है, जल्दी से वैद्य को बुलाए, इनका इलाज करवाना जरूरी है। परितोष ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसे देखकर ज्ञानेश्वर हैरान परेशान होने लगा। उसे दादी माँ की फिक्र सता रही थी। अंगद ने ज्ञानेश्वर को शांत कराते हुए कहा, शांत ज्ञानेश्वर दादा, गुरु माँ बेहोश हुई नहीं है, उन्हें बेहोश किया है और हमारे मकसद को पूरा करने के लिए ये जरूरी है। अंगद की बात सुनकर ज्ञानेश्वर की चिंता संदेह में बदल गई। उसे अंगद पर पूरा यकीन नहीं हुआ था। ज्ञानेश्वर ने बोला, किस मकसद की बात कर रहे हो तुम लड़के? गुरु माँ को बेहोश करके आखिर तुम साबित क्या करना चाहते हो? देखो, अगर तुम्हारे कोई गलत इरादे हैं तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। अंगद ने ज्ञानेश्वर की बातों का जवाब नहीं दिया। उसने परितोष की तरफ देखा, जो अब भी थोड़े उलझन में लग रहा था। अंगद ने कहा, सम्राट, मुझे पता चला है 5 दिन बाद चेयरमैन कहीं जाने वाला है। हम जो भी कदम उठाएंगे चेयरमैन की गैर मौजूदगी में ही उठाएंगे। ऐसे में पकड़े जाने का डर कम होगा। अंगद की बात सुनकर परितोष चिंतित भाव के साथ उसकी तरफ देखने लगा। ना जाने क्यों, अंगद जब भी रॉकवेव और चेयरमैन की बात करता था, तब परितोष को उसकी आवाज में अजीब सी नफरत और गुस्सा महसूस होता था। परितोष ने पूछा, अंगद, क्या रॉकवेव से आपकी कोई व्यक्तिगत बैर भी है? व्यक्तिगत बैर? अंगद की ग्रे आंखें पूरी तरह काली हो गई। अब उसके आंखों में शत्रुता और नफरत के भाव उमड़ आए थे। अंगद ने अपना जबड़ा कसते हुए कहा, ब्रूनो आइलैंड पर हुआ गृह युद्ध याद है आपको सम्राट? उस युद्ध में चेयरमैन का सबसे बड़ा हाथ था। उन दिनों चेयरमैन ने मेरे पिता को सबमिट करने के लिए कहा था, मगर जब मेरे पिता नहीं माने तब रॉकवेव ने हमारे आम नागरिकों को भड़काया और हमारे यहाँ गृह युद्ध छिड़वा दिया। चेयरमैन की वजह से मेरे कई मासूम भाई बहन बेमौत मारे गए। मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा। गृह युद्ध खत्म होने के बाद जो कुछ लोग जिंदा बचे थे,
उन्हें भी चेयरमैन ने मरवा दिया और ब्रूनो आइलैंड पर कब्जा करके उसका नाम तक बदल दिया। ब्रूनो आइलैंड से वेलेरिया आइलैंड बना दिया हमारे आइलैंड को। अंगद की बात सुनकर परितोष को एक तरफ हैरानी भी हुआ और दूसरी तरफ उसे राहत भी मिली। अच्छा हुआ उसने वक्त रहते सबमिट कर दिया, वरना उस सनकी चेयरमैन का क्या पता। अगर उसने सबमिट नहीं किया तो वो साम्राज्य का हाल भी वही हाल करता था जो सालों पहले ब्रूनो आइलैंड का हुआ था। परितोष ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, वो चेयरमैन सच में एक दरिंदा है। किसी इंसान को आखिर ताकत की इतनी भूख कैसे हो सकती है? अपने फायदे के लिए लाखों मासूम बच्चों और लोगों का कत्ल करवा देना। पता नहीं हमारी एक्वेरिले उस दरिंदे के चुंगल में कैसे फंस गई। समझ नहीं आता क्या सोचकर उन्होंने उस इंसान से शादी की। परितोष की बात सुनकर अंगद की आईब्रोज आपस में जुड़ गईं। उसे एक्वेरिले के बारे में कुछ नहीं पता था। अंगद ने पूछा, क्या आप चेयरमैन की वाइफ की बात कर रहे हैं सम्राट? हाँ, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं सम्राट। बेला रिचर्ड भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है। उसके मासूम चेहरे पर मत जाएगा आप। ब्रूनो आइलैंड की तबाही की मास्टरमाइंड वही है। उसी ने ब्रूनो आइलैंड का नाम बदलकर वेलेरिया आइलैंड रखा है। साफ शब्दों में कहूं तो रॉकवेव से जुड़ा हर एक इंसान रूपी हैवान है। वो लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अंगद अपना जबड़ा कसते हुए बोला, जिसे सुनकर ज्ञानेश्वर और परितोष हक्के बक्के रह गए। हाँ, कार्तिक को वो लोग हैवान मानते थे, मगर बेला, वो भी ऐसा कुछ कर सकती है, ये ना ही ज्ञानेश्वर ने सोचा था और ना ही परितोष ने। ज्ञानेश्वर ने ठंडी आह भरते हुए कहा, हे देवता, जल्दी आइए और हमें इस नर्क से मुक्ति दिलाई। ये जगह धरती नहीं नर्क है। यहाँ के लोगों ने हमारी पवित्र एक्वेरिले तक का मतिभ्रष्ट कर दिया है। कृपया जल्दी आइए, इससे पहले हम हमारी एक्वेरिले की पवित्रता पूरी तरह खो दे। रॉकवेव सिटी, ओपरा पैलेस। कार्तिक तेज कदमों के साथ कमरे में आया, मगर वहां का नजारा देख कार्तिक की मुट्ठियां मजबूती से कस गई। बेला की बॉडी बेड से 2 फीट ऊपर हवा में तैर रही थी, जिससे हल्की सफेद आभा बाहर निकल रही थी और कमरे को रोशन कर रही थी। उसके लंबे सुंदर बाल नजाकत से हवा में लहरा रहे थे, मानो रेशम हो। आंखें ऐसे बंद थी जैसे वो उसे चाहकर भी खोल ना पा रही हो। शरीर और माथे से पसीना ऐसे टपट रहा था जैसे झरने से पानी गिरता हो। कार्तिक का जबड़ा कस गया। उसने धीरे धीरे बेला की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था। भले ही उसके हैंडसम चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, मगर उसके शरीर से ऐसा भयानक ऑरा निकल रहा था जो कमरे में फैली रोशनी को दबाकर चारों तरफ कालिमा फैला रहा था। देखते ही देखते जो कमरा सफेद रोशनी से जगमगा रहा था, वहां अंधकार ने जगह बना ली। चारों तरफ काला धुआं ही धुआं फैल चुका था। कार्तिक ने बेला को देखा, जो वापस पहले की तरह बेड पर आ चुकी थी और नींद में ही कशमशाते हुए कुछ बुदबुदा रही थी। उसके दोनों हाथ बेडशीट पर ऐसे कसे हुए जैसे उसे कुछ डरा रहा हो। कार्तिक ने बेला की तरफ हल्का झुका। वो जानना चाहता था बेला क्या बोल रही है। बेला अचानक अपना सर नामे हिलाते हुए फुसफुसाई, नहीं, कहीं नहीं जाना है मुझे आपके साथ। मैं यहीं रहूंगी। आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते हो। यहाँ मेरा घर है। मुझे नहीं जाना आपके साथ। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं आपकी तरह नहीं हूं और ना ही मैं कभी आपकी तरह बनूंगी। आप हार्टलेस और सेल्फिश हो। आपने सबको धोखा दिया, सबको बेवकूफ बनाया। किसी के बारे में नहीं सोचा आपने, ना मेरे बारे में और ना किसी और के बारे में। आप इतने सेल्फिश कैसे बन गए? आप ऐसे नहीं थे। आप। बेला ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसकी आंखें बंद थी और उसने गहरी सांस लेते हुए अपना सर कार्तिक के शोल्डर पर रख लिया। वो दोबारा से गहरी नींद में जा चुकी थी। कार्तिक ने अपनी पलकें झुकाकर बेला को देखा। उसके दिमाग में क्या चल रहा था, इसका अंदाजा लगा पाना भी असंभव था। कार्तिक तकरीबन 2 मिनट तक चुपचाप बेला को देख रहा था और फिर वो बेला को अपनी बाहों में लेकर बेड पर लेट गया। हालांकि उसका कोई इरादा नहीं था सोने था। ऑलरेडी सुबह के 5 बज चुके थे। कार्तिक जिम जाने का सोच रहा था, मगर बेला की कंडीशन देखने के बाद कार्तिक उसे अकेला छोड़कर जाने का रिस्क नहीं लेना वाला था। नींद में ही बेला कार्तिक के बाहों में सिमट कर सो गई। उसने अपना चेहरा कार्तिक के सीने में छिपा रखा था। कार्तिक ने बेला के फोरहेड पर किस किया और भावहीनता से सीलिंग को घूरने लगा। फ्रांस। असिस्टेंट वैभव डीएनए रिपोर्ट लेकर विवान के कमरे में आया, जहां विवान बेसब्री से उसका ही इंतजार कर रहा था। वैभव ने कहा, बॉस, मैडम चेयरमैन की बेटी नहीं है, डीएनए टेस्ट रिपोर्ट्स नेगेटिव आए हैं।
उन दोनों का डीएनए 0.0000001% भी मैच नहीं होता है। पता नहीं चेयरमैन ने मैडम को अपनी बेटी क्यों क्लेम करा है। वैभव की बात सुनकर विवान की आंखें कठोर हो गई। वैभव, तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? वैभव जवाब में सफाई देते हुए बोला, बॉस, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ। आपने सुबह मुझे जो डीएनए सैंपल दिया था वो चेयरमैन से बिल्कुल मैच नहीं होता है। मैडम चेयरमैन की बेटी नहीं है। वैभव की बातें सुनकर विवान के माथे पर काली धारियां उभर आईं। आज सुबह ही उसका सबऑर्डिनेट कार्तिक का डीएनए सैंपल लेकर लौटा था, जिसे उसने उसी वक्त अपने डीएनए सैंपल के साथ पैटर्निटी टेस्ट के लिए भेज दिया था। हालांकि वैभव को लग रहा था विवान ने जो डीएनए सैंपल दिया था वो वर्तिका का डीएनए सैंपल था, इसीलिए वो लगातार कहे जा रहा था वर्तिका चेयरमैन की बेटी नहीं है। विवान ने कहा, शट योर माउथ वैभव, रिपोर्ट्स दो तुम मुझे और जाओ यहां से। उसका लहजा बेहद ही सर्द था। वैभव ने जल्दी से विवान को डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दे दिया और फिर वो मन ही मन विवान को कोसते हुए वहां से चला गया। उस छोटी लड़की को आपसे दूर हुए मुश्किल से 3 दिन हुआ है बॉस, और आप अबे से अपना मानसिक संतुलन खोने लगे हो। पता नहीं डाइवोर्स के बाद आपका क्या होगा। विवान काउच पर बैठ गया। उसका दिल दिमाग अनगिनत जज्बतों से भरा हुआ था। विवान ने रिपोर्टर्स खोलकर पढ़ना शुरू किया। पूरा रिपोर्ट पढ़ने के बाद विवान ने राहत की सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ चुकी थी, जो जल्दी ही गायब हो गई। विवान ने एकदम काउच पर मुक्का मारते हुए कहा, डन मिट, नहीं, मैंने बगैर सोच समझे आर्या के पास डाइवोर्स पेपर क्यों भिजवा दिया? क्या हो अगर उसने डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिया तो? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो मेरी बहन नहीं है। मैं उसे डाइवोर्स नहीं देना चाहता हूँ। वो बस एक गलत फहमी थी। डैम, आर्या, उस डाइवोर्स पेपर पर साइन मत करना, प्लीज मत करना साइन। विवान को अचानक एक टाइम मशीन की कमी महसूस होने लगी। उसे अब अपनी ही बेवकूफी पर पछतावा हो रहा था। आखिर सच का खुलासा हो चुका था। विवान अब बस चाहता था किसी जादू से उसके पास एक टाइम आ जाए, जिससे वो अतीत में जाकर उस विवान को थप्पड़ मारे, जिसने बड़ी ही बेवकूफी के साथ डाइवोर्स पेपर पर बकायदा साइन करके आर्या के पास भिजवा दिया था। विवान ने जल्दी ही अपना फोन उठाकर वर्तिका का नंबर डायल किया, मगर ब्लॉक्ड होने की वजह से कॉल कनेक्ट नहीं हो पाया। विवान ने तुरंत वैभव को कॉल करके अपने कमरे में बुलाया, जो कमरे के बाहर ही खड़ा था। विवान ने कहा, अपना फोन दो मुझे। वैभव ने बगैर किसी सवाल के विवान को अपना फोन दे दिया। विवान ने वैभव के फोन से आर्या का नंबर डायल किया, जो कुछ ही सेकंड्स में कनेक्ट हो गया। रॉकवेव सिटी, ओपेरा पैलेस। वर्तिका और समय बॉक्सिंग रिंग में एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिव क्या? बेसिकली वर्तिका समय को बॉक्सिंग सिखा रही थी। अचानक वर्तिका का फोन लगा, जिसने वर्तिका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वर्तिका ने हाथ दिखाकर समय को रोकते हुए कहा, समय, वेट, किसी का कॉल आ रहा है, 2 मिनट रुक जाओ, कॉल अटेंड कर लूं, उसके बाद हम फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे। समय ने सहमति में सिर हिला दिया। वो लाइफ में पहली बार बॉक्सिंग कर रहा था, जिसमें उसे काफी मजा आ रहा था। वर्तिका रिंग से बाहर आई। उसका फोन वहीं साइड में काउच पर रखा हुआ था। वर्तिका ने कॉलर आईडी चेक किया। वैभव का नंबर देख उसने कॉल रिसीव करने के लिए उंगली बढ़ाया, मगर कुछ याद आते ही उसकी सुंदर ब्लूइश ब्लैक आंखें सिकुड़ गई। वर्तिका ने अचानक कॉल डिक्लाइन कर किया और अपना फोन डीएनडी में डाल दिया। वो समझ चुकी थी वैभव के फोन से विवान उसे कॉल कर रहा है। वापस रिंग में जाते हुए वर्तिका मन ही मन बोली, विवान सिंघानिया, तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? मैंने तुम्हें 3000 बार कॉल किया, मगर तुमने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स हर बार बहाना बनाकर मुझे इग्नोर कर देते थे, और अब तुम्हें लगता है तुम एक बार कॉल करोगे और तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ी चली आऊंगी। बिग ड्रीम्स विद योर लिटिल आइज। अब जब तक हिसाब बराबर नहीं होगा, तब तक मैं तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं करूंगी। तुमने पूरे 3 दिन मुझे इग्नोर किया था ना, अब मेरी बारी। इग्नोरेंस की डेफिनेशन बताऊंगी मैं तुम्हें। यहाँ विवान लगातार वर्तिका का नंबर डायल किए जा रहा था, मगर दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। 1 मिनट के अंदर ही विवान ने 10 बार वर्तिका का नंबर डायल कर दिया था, मगर फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं।
विवान ने अपना माथा मसलते हुए कहा, आर्या आर्या प्लीज पिक अप द फोन। मैं बेवकूफ हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज कॉल रिसीव कर लो, बस एक बार के लिए प्लीज। वैभव दोबारा कमरे से बाहर जा चुका था। फिलहाल कमरे में सिर्फ विवान ही था। हर बीतते पल के साथ विवान की चिंता बढ़ती जा रही थी। विवान ने अंत में थक हार कर अनुष्का का नंबर डायल किया। सिद्धार्थ ने उसे बताया था अनुष्का अभी रॉकवेव सिटी में थी, शायद वो उसकी कोई मदद कर दे। वेलेरिया आइलैंड। अनुष्का रेयांश के बाहों में सो रही थी। अचानक उसका फोन रिंग हुआ, जिसने उसकी नींद तोड़ दी। अनुष्का ने बगैर देखे कॉल रिसीव किया। फोन की दूसरी तरफ से विवान में आवाज आई, अनुष्का प्लीज आर्या से मेरी बात करा दो, मैं उसे डाइवोर्स नहीं देना चाहता हूँ, प्लीज उससे डाइवोर्स पेपर छीन कर जला दो। Play Call of Duty Mobile. 2. मैं इसके लिए तुम्हें मून मांगी कीमत दूंगा। डाइवोर्स का नाम सुनते ही अनुष्का की नींद छू मंतर हो गई। उसे पता नहीं क्यों बहुत बुरी फीलिंग आ रही थी। अनुष्का ने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो विवान? पहले अच्छे से पूरी बात बताओ मुझे। विवान जवाब में बोला, मैंने पैटर्निटी टेस्ट कराया, चेयरमैन मेरे डैड नहीं है, मगर मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। विवान ने एक एक कर अनुष्का को सारी बातें बता दी, जिसे सुनने के बाद अनुष्का को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे और कैसे रिएक्ट करे। सिचुएशन ही बहुत उलझ गई थी, मगर इसके लिए वो किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकती थी, ना ही विवान को और ना ही आर्या को। आफ्टर ऑल वो दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही थे। अनुष्का ने कहा, विवान मैं फिलहाल रॉकवेव सिटी में नहीं हूँ, मुझे नहीं पता आर्या को डाइवोर्स पेपर मिला या नहीं। हालांकि तुम टेंशन मत लो, मैं अभी निकलती हूँ रॉकवेव सिटी के लिए। आर्या समझदार है, अगर मैं उसे अच्छे से सारी बात बताऊंगी तो वो तुम्हारी कंडीशन जरूर समझेगी। डोंट वरी, ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, वैसे ही तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई होता रहता है। विवान ने कोई जवाब नहीं दिया। रॉकवेव सिटी, ओपरा पैलेस। कार्तिक अब भी बेला के साथ बेड पर लेटा हुआ था, साथ ही वो तन्मय से कॉल पर बात भी कर रहा था। बेला गहरी नींद में सो रही थी। फोन की दूसरी तरफ से तन्मय बोला, चेयरमैन विवान सिंघानिया ने आपके डीएनए सैंपल के साथ पैटर्निटी टेस्ट करवाया है। हालांकि दूसरा डीएनए सैंपल किसका था ये मैं पता नहीं लगा पाया, मगर टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आया है। तन्मय की बात सुनकर कार्तिक की आईब्रोज दिलचस्पी के साथ आपस में जुड़ गई। आगे क्या होगा? क्या वर्तिका डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देगी? क्या कार्तिक पैटर्निटी टेस्ट की असलियत जान पाएगा?